माँ जी बाय कुदरतुल्लाह शहाब। खाने पीने में वो कपड़े लत्ते से भी ज़्यादा सादा और गरीब मिजाज थीं। उनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा मकई की रोटी धनिए पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीज़ें खुशी से खा लेती थीं, लेकिन शौक़ से नहीं। तकरीबन हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फलों में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थी। अलबत्ता नाश्ते में चाय के 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला पीती थी। खाना सिर्फ एक वक्त खाती थी, अक्सर वो बेशतर दोपहर का, शाज़ो नादर रात का। गर्मियों में अमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ 1 आध सादा चपाती इनकी महबूब ग़िज़ा थी। दूसरों को कोई चीज़ रग़बत से खाते देखकर खुश होती थी और हमेशा ये दुआ करती थी सबका भला। ख़ास अपने या अपने बच्चों के लिए इन्होंने बराह रास्त कभी कुछ न मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थी और इसके बाद मखलूक़ खुदा की हाजत रवाई के तुफ़ैल अपने बच्चों या अजीज़ों का भला चाहती थीं। अपने बेटों या बेटियों को इन्होंने अपनी तरफ से कभी बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा इनको अल्लाह का माल कहा करती थी। किसी से कोई काम लेना माँ जी पर बहुत गिरा गुजरता था। अपने सब काम वो खुद अपने हाथों से अंजाम देती थी। अगर कोई मुलाजिम ज़बरदस्ती उनका कोई काम कर देता तो उन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता और वो एहसानमंदी से सारे दिन उसे दुआएं देती रहती थीं। सादगी और दरवेशी का ये रखरखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी की सरशिस्त में पैदा किया था, कुछ यकीनन ज़िंदगी के ज़ेरोबम ने सिखाया था। जड़ियांवाला में कुछ अरसे क़याम के बाद जब वो अपने वालिदैन और खुर्द साल भाइयों के साथ ज़मीन की तलाश में लायलपुर की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो इन्हें कुछ मालूम ना था कि इन्हें किस मुकाम पर जाना है और ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थी कि इस ज़माने में इनके जहन में कॉलोनी का तस्वुर एक फ़रिश्ता सीरत बुज़ुर्ग का सा था जो कहीं सरे राह बैठा ज़मीन के परवाने तकसीम कर रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफ़िला लायलपुर के इलाके में प्यादा भटकता रहा, लेकिन किसी राहगुज़र पर इन्हें कॉलोनी का खज़र सूरत रहनुमा ना मिल सका। आखिर तंग आकर इन्होंने चक नंबर 392 में जो इन दिनों नया आबाद हो रहा था डेरे डाल दिए। लोग जोक दर जोक आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में ये समझा कि कॉलोनी में आबाद होने का शायद यही एक तरीका होगा। चुनाचा उन्होंने एक छोटा सा अहाता घेर कर घास फूस की झोपड़ी बनाई और बंजर आराजी का एक कता तलाश करके काश्त की तैयारी करने लगे। इन्हीं दिनों महकमा माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलाटमेंट के कागजात ना थे, चुनाचा इन्हें चक से निकाल दिया गया और सरकारी ज़मीन में नाजायज़ झोपड़ा बनाने की पादाश में इनके बर्तन और बिस्तर करक कर लिए गए। अमले के एक आदमी ने चांदी की 2 बालियां भी माँ जी के कानों से उतरवा ली। एक बाली उतारने में ज़रा देर हुई तो इसने ज़ोर से खींच ली, जिससे माँ जी के कान का ज़हरी हिस्सा पूरी तरह फट गया। चक नंबर 392 से निकलकर जो रास्ता सामने आया इस पर चल खड़े हुए। गर्मियों के दिन थे, दिन भर लू चलती थी। पानी रखने के लिए मिट्टी का प्याला भी पास ना था। जहाँ कहीं कोई कुआं नज़र आया माँ जी अपना दुपट्टा भिगो लेती ताकि प्यास लगने से अपने छोटे भाइयों को चुसाती रहें। इस तरह वो चलते चलते चक नंबर 507 में पहुँचे, जहाँ एक जान पहचान के आबादकार ने नाना जी को अपना मज़ारा रख लिया। नाना जी हल चलाते थे, नानी जी मवेशी चराने ले जाती थी, माँ जी खेतों से घास और चारा काट कर ज़मींदार की भैंसों और गायों के लिए लाया करती थी। इन दिनों इन्हें इतना मकदूर भी ना था कि एक वक्त की रोटी भी पूरी तरह
کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی انبیاں گری ہوئی مل گئی تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی۔ ماجی نے ساگ چولہے پر چڑھا دیا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماجی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں پڑا۔ ماجی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان کے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو 1 مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماجی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہی۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھ میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماجی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھی۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی۔ 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئی اور سارا وقت قید کی صحبت کی طرح ان پر گراں گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں اور پھر ماجی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔